हमारा वीडियो लाइव जाने वाला है कुछ ही मिनट पे, पर मैं आपसे एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इसका मतलब है कि हम बेसिकली अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। पुतिन ब्लफ कर रहे हैं या नहीं हमें ये नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यूक्लियर इशू कोई क्लिकबेट नहीं था हमारे टाइटल और वीडियो में, ये एक्चुअली एक नया इशू है। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया था, जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया कि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं यूक्रेन में। В феврале сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции. न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया के करीब 1,90,000 ट्रूप्स यूक्रेन में घुस गए थे। इस इन्वेजन के चलते हजारों यूक्रेनियंस ने अपना देश छोड़ दिया है और करीब 1 लाख यूक्रेनियंस इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी कि वो यूक्रेन में तो हैं पर अपने घर में नहीं रह रहे। इस तनाव के बावजूद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने एक वीडियो में कहा कि वो और उनके गवर्नमेंट लीडर्स यूक्रेन में डटे रहेंगे। Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність. Слава Україні! EU लीडर्स के साथ एक कॉल में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये शायद आखिरी टाइम हो सकता है जब आप मुझे जिंदा देखोगे, और उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिन की फाइटिंग के बाद करीब 150 यूक्रेनियंस मारे गए हैं, जिसमें 10 मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल हैं। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि व्लादिमीर पुतिन की प्लानिंग के हिसाब से नहीं जा रहा, तो आप क्या बोलोगे? यही मानना है कई एक्सपर्ट्स का। दूसरी तरफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने दरख्वास्त करी इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनको और समर्थन देने के लिए। उन्होंने कहा कि सैंक्शंस बस काफी नहीं होंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो व्लादिमीर पुतिन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को क्या करना चाहिए, सैंक्शंस या फिर एन वर्ड, nuclear weapons? अब इस क्वेश्चन का क्विक आंसर है नहीं, और इसके पीछे है स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। रशिया की न्यूक्लियर आर्सेनल पे 4 स्टेजेस होती हैं, और पुतिन ने बेसिकली अपने फोर्सेस को कहा है सेकंड स्टेज पे अलर्ट रहने के लिए। रशिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो न्यूक्लियर वेपन्स तब यूज करेंगे जब उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी कि उनके देश को थ्रेट है पूरी। ये चीज ना हो इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज को बेसिकली पुतिन को देना होगा जिसको कहा जाता है ऑफ रैंप, बेसिकली एक एग्जिट स्ट्रैटेजी देनी होगी जिससे उनको ज़्यादा एम्बैरेसमेंट ना हो अपने देशवासियों के सामने, क्योंकि अगर उनको एम्बैरेसमेंट होगी तब वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको एम्बैरेसमेंट नहीं होगी और वो ये कह सकते हैं कि वो भी जीत गए इस वॉर में, इसलिए वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला कि कई एक्सपर्ट्स ये क्यों मानते हैं कि पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स मीट नहीं हो रहे उनके ऑफेंसिव में, और दूसरा अमेरिकन्स क्या कर सकते हैं रशिया के खिलाफ, और क्या न्यूक्लियर वेपन्स एक ऑप्शन भी है या नहीं। Russia has invaded Ukraine, advancing on this. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Could the conflict over Ukraine lead to a nuclear war? अब इन 2 प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि अभी यूक्रेन और रशिया में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड हैं तो आप इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट सेक्शन में जा सकते हैं कि पुतिन खुश क्यों नहीं है अभी रशिया के ऑफेंसिव से। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ये कर ही क्यों रहे हैं, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें जहाँ हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्लेरेशन साइन करी थी और यूक्रेन के 2 रीजन्स डोनेट्स्क और लुहांस्क की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया था। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение, незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. ये दोनों ही रीजन्स कई टाइम से प्रो रशियन रहे और व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा इन रीजन्स पर। जब पुतिन ने यूक्रेन में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस किया इन रीजन्स को सपोर्ट करने के लिए, उन्होंने दूसरे देशों को वार्न किया कि अगर वो इस चीज में इंटरफेयर करेंगे तो उनको ऐसे नतीजे देखने पड़ेंगे जो उन्होंने इतिहास में कभी नहीं देखे। И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
बेसिकली व्लादिमीर पुतिन किस चीज का हिंट दे रहे थे? अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट हॉस्टमेल एयरपोर्ट कैप्चर कर लिया है जो यूक्रेन की राजधानी कीव के थोड़ी ही पास है। इसके अलावा उन्होंने चेरनोबिल का न्यूक्लियर रिएक्टर को भी कैप्चर कर लिया है, वही साइट जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया ने यूक्रेन को कई साइट से घेर लिया है और कई टेरिटरीज को कंट्रोल में ले लिया है। अब ये सब देख के आपको लगेगा कि व्लादिमीर पुतिन इस बात से तो बहुत खुश होंगे, पर ऐसा शायद है नहीं। कई एक्सपर्ट्स ने एक्चुअली ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूक्रेन बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं है। माइकल कॉफमैन जो रशिया के बारे में एक एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि रशियन फोर्सेस ने ये अनुमान लगा रखा था कि यूक्रेन की मिलिट्री जल्दी कोलैप्स कर जाएगी, पर माइकल जैसे एक्सपर्ट्स ने कई इंडिकेटर्स देखे जिससे उनको लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा। पहला है कि रिसेंटली रशिया ने कजाकिस्तान की मदद मांगी अपनी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, पर कजाकिस्तान ने इस चीज को मना कर दिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक जंग से पहले आप अपने कोएलिशन, अपने सपोर्ट ग्रुप को प्रिपेयर कर लेते हो और फिर जंग में जाते हो। जंग छेड़ने के बाद कोई सपोर्ट की मांग नहीं करता। इसीलिए कई लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि शायद व्लादिमीर पुतिन को लगा था कि वो खुद के बल ही ये वॉर जीत लेंगे, पर अब उनको दूसरों देशों का सपोर्ट चाहिए। दूसरा है कि कई एक्सपर्ट सरप्राइज हुए हैं कि जो रशियन मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं वो रिलेटिवली लाइट ही रही है। ये स्ट्राइक्स इतनी लगातार नहीं रही है जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब कई लोग ये मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने इसलिए चूज किया क्योंकि अगर वो हैवी स्ट्राइक्स करते तो उससे कई सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती थी और जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन का सपोर्ट ईस्टर्न यूक्रेन और रशिया में कम हो सकता था। रॉब ली जो एक पीएचडी स्टूडेंट है वॉर स्टडीज में, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ऐसा लगता है कि पुतिन का एम एक्चुअली यूक्रेन को ऑक्यूपाई करना नहीं था, पर शायद जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन के कैपिटल को कंट्रोल करना उनका ऑब्जेक्टिव था, ताकि वो यूक्रेन की पॉलिटिकल लीडरशिप को फोर्स कर सके उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए। पर ऐसा हुआ नहीं है। यूक्रेन की फोर्सेस रेजिस्ट कर पाई है रशियन इन्वेजन को, और ये फोटोज यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव से इस चीज का एक उदाहरण है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है कि रशिया की मिलिट्री ज्यादा बड़ी भी है और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है यूक्रेनियन मिलिट्री से, पर किसी भी जंग में एक और फैक्टर होता है जो बहुत मायने रखता है, मोराल, मनोबल। Now the world knows that Ukraine is not the Ukraine. It is Ukraine. It is without this article that sounds like the former Russian Soviet Union. No, it is our country and I feel really proud of it. इसके अलावा मिलिट्री में एक बहुत पॉपुलर कोट है कि एमेचर्स टॉक टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स टॉक लॉजिस्टिक्स, जो बेसिकली कहता है जिसको मिलिट्री के बारे में नहीं पता होता वो टैक्टिक्स के बारे में बात करता है, पर मिलिट्री के प्रोफेशनल्स लोग लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। और 2 दिन की फाइटिंग से कई एक्सपर्ट्स ने आर्ग्यू किया है कि शायद रशिया ने लॉजिस्टिक्स इतनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं करे। इसी वजह से कई वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जहां रशियन टैंक्स रुक गए हैं क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि रशिया ने ढंग से प्लानिंग भी नहीं करी। वॉर के हर एक्स्ट्रा दिन की वजह से उनको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और उनके पास काफी रॉकेट्स भी नहीं है अगर ये जंग जल्दी खत्म नहीं हुई। पर 1-2 दिन की लड़ाई को देखकर कई एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि यूक्रेनियन फोर्सेस का मनोबल बहुत हाई है पर रशियन फोर्सेस का नहीं है, और ये शायद इसलिए है क्योंकि यूक्रेनियन फोर्सेस को पता है कि वो अपने देश की एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, और ये शायद एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से अब रशिया यूक्रेन से बात करने के लिए भी राजी है। पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस वॉर को बस 1-2 दिन ही हुए हैं। बेन बैरी जो एक फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि बस 2 दिन की फाइटिंग के बाद हमें ज्यादा कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करने चाहिए। रशिया जैसे देश बहुत जल्दी अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। दूसरे लोग का मानना है कि अब शायद रशिया को पता है कि उनके लाइट मिलिट्री स्ट्राइक से ज्यादा असर नहीं होगा, तो शायद अब वो और हैवी स्ट्राइक्स करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे सिचुएशन और डेंजरस हो सकती है। अब हमने देख लिया कि अभी सिचुएशन की हालत क्या है। अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली चाहते क्या है। पॉल रोस्ट एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन के इन 4 में से कोई एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव शायद है कि वो एक प्रो रशियन गवर्नमेंट इंस्टॉल कर दे यूक्रेन में, और व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा ही किया था 2014 से पहले, पर 2014 में यूक्रेन के रेवोल्यूशन की वजह से उस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि शायद व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन फिर रशिया का भागी बन जाए। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ये मानते हैं कि रशिया और यूक्रेन एक समान ही है। तीसरा ऑब्जेक्टिव इससे और भयानक हो सकता है कि वो बस यूक्रेन में रुकना नहीं चाहते,
बल्कि वो सारी ही फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्रीज को रशिया में वापस इंक्लूड करना चाहते हैं। लास्ट सिनारियो है कि व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली बाल्टिक कंट्रीज को टारगेट करना चाहते हैं। बाल्टिक कंट्रीज में 3 देश शामिल हैं, लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, और ये तीनों ही देश रशिया के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। क्योंकि ये तीनों देश नेटो मेंबर्स हैं, व्लादिमीर पुतिन उनको एक सबक सिखाना चाहते हैं कि EU और US के साथ ज्वाइन करके इन तीनों देश ने क्या गलती करी। अब इनमें से कोई भी सिनारियो अच्छा नहीं है, और सिनारियो 3 और 4 स्पेसिफिकली बहुत डेंजरस है, क्योंकि उसका मतलब है कि रशिया बस यूक्रेन पर नहीं रुकेगा बल्कि उसके आगे भी जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये सोचना कि अमेरिका इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करेगा। Putin is the aggressor. Putin declared his war. अब अमेरिका के पास 2 ऑप्शंस है, मिलिट्री ऑप्शंस और इकोनॉमिक ऑप्शंस। पहले मिलिट्री की बात करते हैं। अगर मिलिट्री टूल्स की बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने साफ कर दिया कि वो अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेजेंगे यूक्रेन में। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. अब ये जरूर है कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देश आर्म्स और एम्यूनिशन जरूर भेज सकते हैं यूक्रेन को, पर ट्रूप्स नहीं भेजेंगे। ये इसलिए है क्योंकि यूक्रेन नेटो का भाग नहीं है अभी, और जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि नेटो मेंबर बन जाने के बाद ही यूएस और दूसरे देश किसी भी नेटो मेंबर को गारंटी देते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। An attack against one would be an attack against all. अब मिलिट्री टूल्स में दूसरा ऑप्शन जो या तो आपको एक्साइट कर सकता है या फिर डरा सकता है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। आप में से शायद कुछ लोग न्यूक्लियर वेपन्स की हिस्ट्री जानते ही होंगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने जापान पर 2 एटॉमिक बॉम्ब्स डाले। There wasn't a man in the airplane that wasn't timing it with his watch, counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. तो क्या इस वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे? सिंपल आंसर है नहीं। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में एक थ्योरी है जिसको कहता है मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये थ्योरी ये कहती है कि अगर 2 देश है और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो उनको पता है कि वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए वो कोई न्यूक्लियर जंग छेड़ेंगे ही नहीं। पर अगर रशिया ये डिसाइड करे कि वो पहले स्ट्राइक कर देंगे यूएस को, तो क्या रशिया यूएस को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और जंग जीत नहीं पाएगा? नहीं, दोनों देशों के पास है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। इसका मतलब है कि अगर एक देश ने डिसाइड किया कि वो दूसरे देश पर पहले स्ट्राइक करेंगे तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज की वजह से उस दूसरे देश के पास इनफ पावर होगी कि वो वापस उस कंट्री को न्यूक कर पाएगा। तो बेसिकली दोनों देशों को पता है कि चाहे वो फर्स्ट स्ट्राइक करें या फिर सेकंड स्ट्राइक करें, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत वियर्ड चीज़ है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि मैड और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज की वजह से 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि रशिया और यूएस के बीच एक न्यूक्लियर वॉर से बस उन दोनों पर ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑलमोस्ट दुनिया की सारी देशों पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर रशिया पर कोई भी अटैक होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी नष्ट हो सकती हैं। जैसे रशिया दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है गेहूं का, और कई यूरोपियन देशों का 40% नेचुरल गैस और 25% तेल रशिया से ही आता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से रशिया और यूएस के बीच एक जंग क्यों नहीं होगी। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से ही रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर पाया है, और इसके पीछे है स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर कैलकुलेशंस कर ली थी। उनको पता था कि चाहे वो कुछ भी करें, यूएस उनके साथ एक जंग नहीं छेड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और मैड हो सकता है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो उन्होंने सोचा कि मैं इन्वेड क्यों ना कर लूँ यूक्रेन को, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो बेसिकली स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स कहता है कि जो बड़े न्यूक्लियर कंट्रीज होती हैं वो छोटे देशों को आराम से इन्वेड कर सकते हैं, और उनको डर भी नहीं है कि दूसरे न्यूक्लियर देश उनको बचाने आएंगे। और इसलिए इन्वेजन से पहले व्लादिमीर पुतिन ने यूएस को धमकी दी थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि बस रशिया ही क्यों यूएस को धमकी दे रहा है? यूएस भी तो धमकी दे सकता है रशिया को कि वो न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च कर देंगे अगर रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया।
अब एक आर्ग्यूमेंट है कि यूक्रेन एक्चुअली नेटो एलाय है ही नहीं, तो यूएस भला क्यों अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे एक दूसरे देश को बचाने के लिए। Ukraine is not a NATO ally. दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि कोल्ड वॉर के बाद यूएस ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है। 1961 से 2003 तक यूएस ने एक सिंगल इंटीग्रेटेड ऑपरेशन प्लान की स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जिसके हिसाब से यूएस के लिए एक न्यूक्लियर अटैक करना उनका प्राइमरी ऑप्शन है किसी भी जंग के दौरान। The Russians understand one thing, and that's force, that's strength. You must never negotiate or deal with the Russians without having a position of strength. पर ये चेंज हुआ 2003 के बाद। Barack Obama made history last night as he became the first African American to become the president-elect. जब से बराक ओबामा पावर में आए, यूएस ने कई नॉन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज इनकॉर्पोरेट करी है अपनी प्लानिंग में। इन स्ट्रैटेजीज के तहत यूएस का ऑब्जेक्टिव अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि कमजोर करना है किसी भी जंग के दौरान। और वो न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा लैंड, सी, एयर, स्पेस और साइबर स्पेस पर फोकस करना चाहते हैं। शायद अमेरिका की कैलकुलेशन ये है कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे भी तो उनके मेन एनिमीज जो है रशिया और चाइना, उनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, तो नुकसान यूएस को वापस झेलना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो नॉन न्यूक्लियर स्ट्रैटेजीज यूज करे, जिससे वो अपने एनिमी को कमजोर कर पाए। तो अब हमें पता है कि यूएस बेसिकली मिलिट्री ऑप्शंस यूज नहीं करेगा रशिया के खिलाफ। इसका क्या मतलब है कि यूएस कुछ नहीं कर सकता? नहीं, अमेरिका के पास इकोनॉमिक टूल्स हैं व्लादिमीर पुतिन को काउंटर करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिक सैंक्शन जैसी चीजें तभी इफेक्टिव होंगी अगर कई देश, स्पेशली यूरोपियन देश, खुद भी भुगतने के लिए तैयार है। क्योंकि 2014 के बाद जब से रशिया ने क्राइमिया को इन्वेड किया, तब से वो तैयार है सैंक्शंस के लिए। वैसे अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, आपको पता चलेगा कि कैसे रशिया ने धीरे धीरे यूएस और यूरोपियन रिजर्व्स कम किए हैं 2014 से, जिसकी वजह से सैंक्शंस इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। इसलिए दूसरा ऑप्शन है कि रशिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करना, ऑयल और गैस। पर जर्मनी के इकोनॉमिक मिनिस्टर ने कहा कि उनका करीब 50% कोल, 55% गैस और 35% ऑयल रशिया से आता है। अब गर्मी के महीनों में जर्मनी जैसे देश बिना रशियन एनर्जी सप्लाईज के रह सकते हैं, पर सर्दियों में क्या होगा? क्या जर्मनी की सिटीजन्स उस चीज के लिए तैयार हैं? इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी है कि रशिया को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से ही बाहर रखना। अब ये भी पॉसिबल है, पर उसकी वजह से कई ग्लोबल कंपनीज और कंट्रीज को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली सैंक्शंस इफेक्टिव हो सकते हैं, पर ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से कई देशों को खुद भुगतना पड़ेगा। एक और स्ट्रैटेजी जो प्रपोज करी जा रही है वो है ब्रेन ड्रेन स्ट्रैटेजी। बेसिकली कई लोग कह रहे हैं कि यूएस को टैलेंटेड रशियंस को वीजास दे देने चाहिए, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट। और इतिहास गवाह है कि यूएस इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली यूज कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से यूएस आए थे क्योंकि वो नाजी जर्मनी से भागना चाहते थे, और ऐसे साइंटिस्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूएस के एटॉमिक बॉम्ब के लिए। और अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये बुक समरी जो आप कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस बुक समरी में 21 डिफरेंट चैप्टर्स है वर्ल्ड वॉर 2 की क्रिटिकल मोमेंट्स के बारे में, जिसमें से एक चैप्टर यूक्रेन के बारे में भी बात करता है। इस बुक समरी के अलावा आपको कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक सुनने को मिल सकती है कुकू एफएम ऐप पर, वो भी कई लैंग्वेजेस में। कुकू एफएम हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए, क्योंकि इस ऐप की वजह से हम हजारों बुक्स बहुत कम टाइम पे पढ़ सकते हैं, और वो भी कम कीमत पर। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है। यूजुअली उनका एनुअल प्लान 399 रुपीज़ का है, पर फरवरी के एंड के मंथ के लिए अगर आप Feb50 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कुकू एफएम आपको ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब रिस्क इधर ज़रूर है कि इस पॉलिसी के तहत रशिया कुछ स्पाइस को भेज सकता है यूएस में, पर अगर ये स्ट्रैटेजी ढंग से इम्प्लीमेंट हुई तो ये इफेक्टिव हो सकती है। अब जब हम कभी भी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जहां हम म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या फिर स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स या फिर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, तो बहुत ईजी है ये भूल जाना कि इस सिचुएशन में बस जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि इंसान भी इन्वॉल्व है। अगर आपको याद होगा तो 6 साल पहले कई वीडियो से सोशल मीडिया पर जो दिखा रहे थे कि कैसे लोग तड़प के सी बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इराक, अफगानिस्तान, सीरिया या फिर दूसरे देशों में हो रही जंग को एस्केप कर पाए। उस समय करीब 10 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे, और रीसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से 50,000 यूक्रेनियंस अपना देश छोड़ चुके हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो या तो देश छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं सकते, और फिर वो लोग हैं जो अपना घर वापस नहीं जा सकते पर यूक्रेन में कहीं ठहर रहे हैं।
और ये सब हमें याद रखना चाहिए बस 2-3 दिनों में ही हुआ है। हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि उन लोगों में क्या बीत रही होगी। इसलिए जियोपॉलिटिक्स को समझने की दौड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां तहस नहस हो रही हैं। хотим мирно жить, мы хотим работать, мы хотим свои семьи развивать, свою страну и просто мирного неба над головой, а не так вот, как высыпано непонятно чего.